स्टूडेंट, दिस इज मुकुंद लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना टाइम लॉस किए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इस बात को देखना चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के सेल आते हैं। तो बच्चों, सेल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को कहाँ चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे आप मोबाइल को जब चार्जिंग में लगाते हो, प्लग इन करते हो, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी, यानी वो स्टोर होता है। तो किस तरीके का बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वहीं अगर आप बैटरी मोबाइल की चार्ज हो गई है, जब आप उसको यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर है केमिकल के रूप में, उसको हम किस वे में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वह उस समय कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हैं माय डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। अब देखिए, इस चैप्टर को हम इजीली समझने के लिए हम इस पूरे चैप्टर को तीन पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने सॉल्यूशन में किया था। तो पहला हमारा यूनिट 1 इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यूनिट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और यूनिट 3 के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हो सकता है आपके एनसीईआरटी में सारी चीजें रैंडम तरीके से दी गई हों, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सिस्टमेटिक ढंग से आपको स्टडी कराएंगे। और आई होप आप यहाँ से इस वे से अगर आप स्टडी करेंगे तो ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यूनिट 1 इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इन सब के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, उसके क्या कंसेप्ट है। और फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आता है, फैराडे लॉ। तो थोड़ा सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों, यहाँ पे एक सेल है, हमने एक सैंपल रखा हुआ है। देखिए, इस रॉड को हम बोलेंगे एनोड, जिसपे प्लस चार्ज है, और इस रॉड को जिसपे माइनस चार्ज है उसको हम बोलेंगे कैथोड। और ये रॉड जो जिस सॉल्यूशन में हम डीप करके रखे हुए हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड इज ए रॉड इन विच। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस को बेहतर तरीके से समझना चाहें तो सबसे पहले हमको इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे जिस इलेक्ट्रोड पे प्लस चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है जिस लिक्विड सॉल्यूशन में डीप किए जाएंगे, डीप करके रखे जाएंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी हम इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए रॉड विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अब माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां से करंट को फ्लो करें, अगर हम यहां से करंट को फ्लो करें तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। और जब वो आयनाइज होगा तो प्लस और माइनस में डिसोसिएट होगा। जब प्लस और माइनस में डिसोसिएट होगा तो प्लस आयंस किधर मूव करेंगे, माइनस की ओर, और माइनस आयंस किधर मूव करेंगे, प्लस की ओर। तो प्लस आयंस किधर मूव करेंगे, कैथोड की ओर, और माइनस आयन किधर मूव करेंगे, एनोड की ओर। और आपको पता है कि कैथोड जो प्लस आयन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और जो माइनस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है कि कैथोड के साइड में क्या मूव करता है, कैटायन, सी एक जैसा है, सी, और एनोड के साइड में क्या मूव करता है, एनायन, ए। और एक और आप फैक्ट याद करेंगे
रेड कैट एंड ऑक्स। जैसे क्लास 11th में आप पढ़े थे और मैंने आपको बताया भी था कि रिडक्शन कहां पे होगा, कैथोड पे, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन टेक प्लेस ऑन कैथोड एंड एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन एनोड। तो आप इस बातों को याद रखेंगे। और ये भी आपको पता है, क्लास 11th में आपको मैंने पढ़ाया था कि रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यानी एक बात तो फिक्स है, एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेट होते हैं, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब इस बेसिस पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आयनाइज होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, और ये आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर पहुंचना शुरू कर देते हैं। यहां से रेस शुरू होता है। तो जो आयंस है बहुत तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। जब ये आयंस अपने इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। व्हेन आयन माइग्रेटेड टुवर्ड्स its respective electrodes the change is called primary change। but कभी कभी क्या होता है, इन केस कभी कभी कोई भी जब आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचता है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो उस अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए एक और रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो ये बात आपको याद रखना है। प्राइमरी चेंज क्या है कि जब आयंस अपने इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। लेकिन कभी कभी कोई अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है तभी क्या होता है, सेकेंडरी चेंज होता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि सेकेंडरी चेंज मतलब हर बार नहीं होगा, जब अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तभी होगा। कुछ एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे माय डियर स्टूडेंट, अगर हम PbBr2 का एक एग्जांपल ले, लेड ब्रोमाइड का, और हमने इसमें लेड ब्रोमाइड रखा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो ये लेड ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। किसमें आयनाइज हो जाएगा, Pb2+ और 2Br-। तो हम लिखते हैं यहाँ पे Pb2+ 2Br-। दिस इज द कटायन एंड दिस इज द एनायन। अब ये प्लस चार्ज किधर मूव करेगा, ये प्लस चार्ज किधर मूव करेगा, कैथोड पे, कैथोड पे। अब Br कहां मूव करेगा, एनोड पे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। प्लस आयन किधर मूव करेंगे, कैथोड पे, माइनस आयन किधर मूव करेंगे, एनोड पे। अब अगर ये कैथोड पे मूव करेगा तो हम यहाँ देखिए रिएक्शन हम लिखेंगे कैसे, आपको ऐसे समझना है। एक केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। अब मैं आपको एक बात बताया था अभी कुछ समय पहले कि रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, रेड कैट एंड ऑक्स, लाल बिल्ली, रेड कैट एंड ऑक्स, एक बैल। तो यहां पे देखिए एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन Pb2+, क्या है, 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और किसमें चेंज हो गया, Pb में, Pb सॉलिड एक्वस। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो Pb पे 2 चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो गया, लेड में। तो लेड यहाँ क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। लेड यहाँ क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ये प्राइमरी चेंज है। मैं अभी आपको बता रहा था कि व्हेन आयंस मूविंग टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। तो ये क्या है हमारा, प्राइमरी चेंज। लेड का पहुंचना वहां क्या है, प्राइमरी चेंज। वही अगर हम बात करें Br- का, तो ये कहां पे रिएक्शन होगा, Br-, एनोड पे, एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो Br- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, एक माइनस से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब आप जानते हैं इट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। अब आप जानते हैं
Br इज ए डायटोमिक। तो Br क्या है? अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करने के लिए ये क्या होगा, एक बार और रिएक्शन करेगा, एक और Br को वेट करेगा। कहां पे? यहां पे। जब दो Br मिलेंगे तो Br2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। तो ये जो Br है एक और Br का वेट करके ये किस में चेंज हो जाएगा? Br2 में। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। तो आप जैसे देख रहे हैं कि लेड के केस में केवल क्या हुआ? प्राइमरी चेंज हुआ, लेकिन Br के केस में क्या हुआ? प्राइमरी चेंज के साथ साथ सेकेंडरी चेंज हुआ। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों आपको एक फैक्ट और बता दें कि यहाँ पे हम जो भी इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, हमने जिस इलेक्ट्रोड की यहाँ पे बात की है वो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोड के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे हम कि जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड वो दो तरीके का होता है, अटैकेबल इलेक्ट्रोड, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या है? किसी भी रिएक्टिव मेटल का ही अगर हम इलेक्ट्रोड बना दें, जैसे कॉपर का, सिल्वर का, आयरन का, ये क्या है? रिएक्टिव मेटल है। तो इनका अगर हम इलेक्ट्रोड बना दें तो इनको हम क्या बोलेंगे? अटैकेबल इलेक्ट्रोड। लेकिन वहीं अगर हम प्लेटिनम का, गोल्ड का, इनका अगर इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे, ये काफी नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो ध्यान दीजिए, कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोड के बारे में तो अंडरस्टूड होगा। जैसे अगर अटैकेबल इलेक्ट्रोड होगा तो उसको मेंशन वो करेगा। अगर कहीं कुछ इलेक्ट्रोड के बारे में मेंशन नहीं है तो आप समझ लेंगे कि नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। और ये किसकी बात कर रहा है? पीटी इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। लेकिन जब अटैकेबल इलेक्ट्रोड होगा तो हम वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि हाँ इट इज कॉपर इज ए अटैकेबल इलेक्ट्रोड। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स और हम समझेंगे। पहले एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का क्या मतलब है कि NaCl को क्या किया गया है? वाटर में डिजोल्व कर दिया गया है। वही हमारा किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। और हमने इसमें इलेक्ट्रोड रखा है और हम इसमें अब करंट फ्लो करेंगे। जब हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे दो फैक्ट काम करेगा, एक तो वाटर भी है और साथ में NaCl भी है। तो दोनों क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? दोनों आयनाइज होगा। जैसे देखते हैं तो बच्चों, वाटर आयनाइज हो गया। वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा? पार्शियली आयनाइज होगा H प्लस OH माइनस में। आपको मैं इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। वही अगर NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या हुआ? कंप्लीटली आयनाइज होगा। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे दो तरह के कटायन है, H प्लस Na प्लस, और यहाँ पे दो तरह के एनायन है, OH माइनस और Cl माइनस। अब ध्यान दीजिए, अगर ये दो तरह के कटायन हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे दो तरह के कटायन आ रहे हैं, H प्लस और Na प्लस, और यहाँ पे OH माइनस और Cl माइनस, तो रेस तो शुरू हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए है क्या, ये किस रूल पे काम करेगा? जो प्लस आयंस है, जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, वो आयंस पहले पहुंच जाएगा। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आयंस क्या हो जाएगा? पहले इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंच पाएगा। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा एक एग्जांपल से, एक डोमेस्टिक एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल होता क्या है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का हमारा कहीं ना कहीं हम अपने वे से बता रहा हूं कि यह समझ लीजिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो कम रिएक्टिव होगा वो पहले पहुंच जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रोड पे। और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रोड पे पहले नहीं पहुंच पाएगा। तो अब देखिए Na प्लस और H प्लस, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Na प्लस, तो वो इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? H प्लस पहुंचेगा। अब ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने क्या किया, यहां से रेस शुरू किया और आगे हमारा क्या है? एक विक्ट्री लाइन है। अब देखिए दो तरह के आयंस को हम मूव करा रहे हैं। एक दो तरीके के हैं, एक जो काफी रिएक्टिव है और एक काफी जो लेस रिएक्टिव है। अच्छा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा? रास्ते भर सबसे रिएक्शन करते चलेगा ना। तो जब सबसे रिएक्शन करते चलेगा तो उस बैरियर पे जो हमारा विक्ट्री लाइन है वहां पे क्या वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और जो लेस रिएक्टिव है उसको तो एक ही टारगेट है कि मुझे वहां पे पहुंचना है, तो धीरे धीरे चल के ही वहां क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। तो आपको एक बात याद रखना है,
जो लेस रिएक्टिव होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, वो पहले इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो Na+ और H+ में कौन पहले मूव करेगा इलेक्ट्रोड पे? तो आपको पता है कि एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन पहुंचेगा H+ Na+ में माय डियर स्टूडेंट? तो H+ पहुंचेगा क्योंकि H इज द लेस रिएक्टिव। अब H+ कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। रिडक्शन वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो किसमें चेंज हो गया? H। तो ये क्या हमारा प्राइमरी चेंज। लेकिन H क्या है? H डाइटोमिक होना चाहिए, ये तो H है, एटम है, तो ये क्या होगा? इसमें सेकेंडरी चेंज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ये कि और H का इंतजार करेगा, वो वेट करेगा और ये बना लेगा H2, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? अब देखिए OH- और Cl- दोनों आयंस क्या करेंगे? मूव करेंगे। यहाँ से OH- और Cl- दोनों आयंस मूव करेंगे। कहां पे? अपने टारगेट पे, अपने इलेक्ट्रोड पे। अब देखिए इसको समझने के लिए क्या है, OH- Cl- कौन आपको सिंपल आयन दिख रहा है? देखिए जो सिंपल आयंस होगा वो पहले पहुंच जाएगा, और जो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, भारी होगा, वो नहीं पहुंच पाएगा। जैसे अगर सिंपल आयंस हो तो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर जाएगा, और बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जैसे देखिए Cl- अकेले है, OH- दो है, तो अभी क्या होगा? थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन Cl क्या होगा? फास्ट चलेगा। वहीं अब देखिए सल्फेट हो, SO4 पे 2- और OH- हो, तो सल्फेट SO4 2- और OH- ये काफी कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये बहुत लेट से पहुंचेगा, जबकि OH- क्या होगा? इजिली पहुंच जाएगा। तो आपको एक बात याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो नहीं पहुंचेगा इलेक्ट्रोड पे, जो सिंपल आयन होगा वो पहुंच जाएगा पहले और उसका रिएक्शन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं एनोड पे OH- Cl- में कौन सा आयन मूव करेगा? Cl-। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? आपको पता है, ऑक्सीडेशन। तो Cl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी चेंज। अब देखिए ये Cl जो है, एक और Cl को वेट करके क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। देखिए ये सारे रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही लिख रहा था, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो एक लाइन में ही लिख सकते हैं। जैसे Cl- ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा? Cl। लेकिन Cl क्या है? डायटोमिक है, तो इसलिए 2 Cl होगा, 2 Cl होगा तो ये बना लेगा Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो आप चैप्टर के लास्ट होते होते आप ऐसा लिखना सीख जाएंगे। और आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है इसका। तो देखिए एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 2 रूल हमारे पास काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस में। पहला, जब हमको कैथोड पे मूव कराना है तो हम ये देख रहे हैं कि कौन लेस रिएक्टिव है। जो लेस रिएक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो नीचे है लेस रिएक्टिव है, वो पहले पहुंच जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं एनोड पे कौन आयन पहले पहुंच रहा है, तो जो सिंपल आयन होगा वो पहले पहुंच जाएगा। ये 2 फैक्ट को आप याद रखेंगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल समझते हैं। अभी तक हमने जो भी इलेक्ट्रोड लिया है वो क्या लिया है? नॉन अटैकेबल। लेकिन अब एक इलेक्ट्रोड की हम बात करेंगे जो क्या होगा? अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो। तो बच्चों हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी तक हमने क्या कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। लेकिन अब हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो बच्चों यहाँ पे कॉपर सल्फेट आयनाइज हो गया Cu2+ सल्फेट माइनस, H2O आयनाइज होगा H+OH-, क्योंकि इसमें दोनों है, एक्वस है और कॉपर है। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस तरह का रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं Cu2+ H+, दोनों क्या है? पॉजिटिव आयन है, वो किधर मूव करेंगे? कैथोड पे। तो अब देखिए H+ और Cu2+ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विच इज लेस रिएक्टिव, आप देखिए कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, तो लेस रिएक्टिव है, तो पहले क्या होगा? पहुंच जाएगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट कैथोड पे Cu2+, कितना इलेक्ट्रॉन कैथोड पे लेगा? रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो गया? Cu में। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी चेंज। Cu यहाँ क्या हो गया? डिपोजिट हो गया, Cu यहाँ डिपोजिट हो गया। अब हम बात करेंगे एट एनोड। अब ध्यान दीजिए एनोड पे ये दोनों आयंस मूव करेंगे, सल्फेट आयंस भी मूव करेगा, OH आयंस
OH माइनस भी मूव करेगा। तो इन दोनों में सिंपल आयन कौन है? OH माइनस। OH माइनस को मूव कर जाना चाहिए, बट इन दोनों में से कोई आयन वहां पहुंच नहीं पाएगा, उससे पहले ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है? कॉपर का है, और कॉपर रिएक्टिव है, प्लेटिनम नहीं है। प्लेटिनम होता तो रिएक्शन नहीं करता, तो आयंस का क्या करता? वेट करता। जब कॉपर खुद रिएक्शन कर सकता है तो क्यों किसी आयंस का वेट करेगा? वो जब तक आयंस आएंगे उससे पहले वो रिएक्शन क्या करेगा? कर लेगा। तो इनोड पे वो क्या होगा? जो कॉपर है वही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता दूं, कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, सल्फेट माइनस और OH माइनस दोनों दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब तक वहां पहुंचेंगे कुछ टाइम तो लगेगा। वो कॉपर क्यों टाइम वेस्ट करेगा? वो क्या करेगा? उससे पहले, उनके आने से पहले ही वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी रिएक्शन कर सकता है, वो प्लेटिनम नहीं है, वो कॉपर है। तो यहां पे क्या होगा? एट एनोड पे Cu gives Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। बच्चों तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड ही क्या कर रहा है? एनोड पे पार्टिसिपेट कर जा रहा है। लेकिन नॉन अटैकेबल में जब तक वो आयंस मूव नहीं करेंगे तब तक वो पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करेगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया होगा। अब देखिए इस इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके 2 इंपोर्टेंट रूल हैं जिसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 इंपोर्टेंट रूल हैं, फैराडे लॉ नंबर 1 एंड फैराडे लॉ नंबर 2। तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहां से 100% CBSE न्यूमेरिकल पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये बोलता क्या है, थोड़ा इसके स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद हम उसको इजी वे में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं। देखिए बोलता है कि कोई भी सब्सटेंसेस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, आइदर लिबरेटेड होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना हम इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, amount of substances deposited or liberated is directly proportional to electricity flow through the cell। मतलब जितना हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे उतना सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या होगा? डिपॉजिटेड होगा। यानी हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे Q कूलम क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, और यहाँ पे जो सब्सटेंसेस यहाँ डिपोजिट हो रहे हैं इनको हम मान लेते हैं W। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इज डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू दी सेल। तो यहाँ पे हमने क्या फ्लो किया? Q। यानी हम लिख सकते हैं W इक्वल टू ZQ, where Z is the electrochemical equivalent constant which is depends on nature of substances। एक बात याद रखिएगा, Z का वैल्यू नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करेगा। तो W इक्वल टू ZQ, ये बात और हम जानते हैं क्या? Q इक्वल टू IT, वेयर I क्या है? आपको पता है I क्या है? करंट है, T क्या है? टाइम है। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें तो लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT। ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। यानी जो सब्सटेंसेस डिपॉजिट होता है वो क्या होता है? उसके फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। अगर हम मान लें कि I 1 एम्पियर करंट हम क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, और समय कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए हमने क्या किया? इसमें फ्लो किया है। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Z। यानी हम Z को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड बाय 1 सेकेंड the substances is deposited is equal to electrochemical equivalent।
तो माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट लॉ में W इक्वल टू ZIT ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ जस्ट इसी से रिलेशन है, और सेकेंड लॉ में हम समझेंगे कि Z का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। Z का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ये समझ लिए तो फिर हमारा पहला इलेक्ट्रोलाइसिस जो यूनिट 1 है हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, जो हमारा सीबीएसई न्यूमेरिकल पूछता है उस सेकेंड लॉ से ही पूछता है, तो थोड़ा एक्सप्रेशन को हम इसका समझेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए, बोलता है सेकेंड लॉ कि व्हेन 2 और मोर सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन 2 और मोर सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, हम 2 से ज्यादा सेल को आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। व्हेन 2 और मोर electrolytic cell is connected in series which different electrolytic solution, हमने यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। एक कॉपर सल्फेट हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है। द सेम अमाउंट ऑफ करेंट पास्ड थ्रू दी सेल, द सेम अमाउंट ऑफ करेंट पास्ड थ्रू दी सेल, हमने इस सेल में भी सेम अमाउंट करेंट पास किया और इसमें भी। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to its equivalent weight, यानी W is directly proportional to equivalent weight, यानी हम लिख सकते हैं W is directly proportional to equivalent weight, और equivalent weight को हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सब्सटेंसेस। मास की जगह हम मोलर मास लिखें तो ज्यादा अच्छा है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड, कि कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। जैसे कॉपर के केस में लिखें तो कितना इलेक्ट्रॉन करता है, Cu1+1 होगा, Na का 1 होगा, Mg का 2 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे जितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या फिर डोनेट करे। तो वहां पे हम क्या निकाल लेंगे, E निकाल लेंगे। अब इसको लिखें तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं ZE, अभी हमने पहले ही देखा है, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, यानी Z इक्वल टू, अगर हम Z की वैल्यू लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, W/E, ये भी एक हो सकता है। बट यहाँ पे हमारे बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ करेंट इज पास्ड, तो हम यहाँ पे एक बात जानते हैं, हम लिख सकते हैं एक बात और कि W यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, W इक्वल टू ZIT, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा, तो W इक्वल टू ZIT। यहाँ पे क्या है, सेम अमाउंट ऑफ करेंट इज पास्ड। तो अगर हम 2 सबस्टेंसेस डिपोजिट हो रहा है तो हम पहले से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं W1 इक्वल टू Z1IT, मैं क्यों 1 और 2 लिख रहा हूं, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। W2 इक्वल टू Z2IT, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा W1 अपान W2 इक्वल टू Z1 अपान Z2। अब Z1, जो Z1 है, अगर हम यहाँ पे बात करें Z1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बात और लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो यहाँ पे हम एक बात और लिख सकते हैं E1 अपान E2, यानी कुल मिलाकर क्या है कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि ये इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं, जो हमारा E है, ये सबसे इंपोर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे अगर आप समझ गए तो काम खत्म। E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z से। अब देखिए समझिए, फिर से एक बार देखता हूँ। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, यानी W इक्वल टू ZD लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, W इक्वल टू ZIT आप जानते हैं। अब देखिए, अगर पहले सबस्टेंसेस का डिपोजिशन W1 इक्वल टू Z1IT है और दूसरे सबस्टेंसेस का डिपोजिशन W2 इक्वल टू Z2IT है,
I1 I2 क्यों नहीं है? क्योंकि सेम क्वांटिटी चार्ज पास किया। अब इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड द इक्वेशन 1 एंड 2, तो W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2, IT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं IT से IT कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2। लेकिन W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? E के, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं E1/E2, या यहाँ भी लिख सकते हैं E1/E2। तो जो E1/E2 है वो किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Z के। तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, यानी E इक्वल टू F है Z, वेयर F इज द फैराडे कांस्टेंट, F इज द फैराडे कांस्टेंट, F इज द फैराडे कांस्टेंट। F की जो वैल्यू होगी, आप F का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल में हमारे कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक्चुअली हमको फैराडे का वैल्यू निकालने के लिए हमको करना क्या रहता है कि एक मोल में चार्ज देखते हैं कि एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं या फैराडे। तो देखिए एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96500 के आसपास। ऐसे ही ये एक्चुअली आता है 96487, लेकिन हम कैलकुलेशन के समय यूज करेंगे 96500। ये जो वैल्यू होगा इसी को हम बोलेंगे फैराडे कांस्टेंट। ये हमारा फैराडे वैल्यू है 96500। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी वैल्यू का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो फैराडे क्या है? टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यानी हमारे पास जो रिजल्ट बन के आया है W इक्वल टू FZ, यानी हमें Z की वैल्यू निकालनी थी। तो Z इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे Z इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं Z इक्वल टू E बाई F। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या था? अगर 1 था, सॉरी इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? फिट करेंगे। इक्वेशन 1 में इसको हम रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहां पे इस वैल्यू को रख रहे हैं W इक्वल टू E बाई F IT। अच्छा एक बात और लिख सकते हैं, W इक्वल टू E बाई F, IT की जगह Q, यानी E इक्वल टू, अगर हम E की वैल्यू निकालें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इंटू F अपॉन Q हो जाएगा। तो यहां से भी निकल आ सकता है, ये भी एक रिलेशन हमें याद रखेंगे। अगर एक रिलेशन याद रखेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हमको इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है तो कितना डिपोजिशन हुआ वो लिख देंगे। फैराडे का वैल्यू 96500 और Q कितना करंट हमने पास किया कितने टाइम तक, आप याद रखेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय टाइम हमेशा आप सेकंड में लेंगे। तो यहाँ पे आप इस रिलेशन का यूज करके आप पता कर सकते हो कि कितना सबस्टेंसेस का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सेकंड लॉ बोलता है कि when 2 or more cells are connected in series, the deposition is directly proportional to equivalent weight। तो W is directly proportional to E, यानी W इक्वल टू ZE, इसको हम मान लेते हैं यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। W इक्वल टू क्या है? ZIT। हमको क्या करना है? Z का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और Z का वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए हम सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं। अगर हम Z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस Z की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं जो डिपोजिशन है W1 है, तो ये क्या हो जाएगा? Z1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं W1 इक्वल टू Z1 IT। यहाँ पे देखा जाए तो Z1 IT, W2 इक्वल टू Z2 IT। इक्वेशन 1 2 और 3 को डिवाइड कर दिया, 2 3 को डिवाइड किया, IT से IT कैंसिल, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करना है। तो हो जाएगा W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2। हम ये जानते हैं कि W जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? E के। तो हम यहाँ पे चाहे यहाँ लिखें या फिर यहाँ लिखें, कोई मैटर नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1। जैसे हम यहाँ पे एक लिख देते हैं
थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो हम लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। यहाँ पे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वल है Z के और W भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, तो हम लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अब यही रिलेशन है, इसी रिलेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। E इक्वल टू एफ जेड। अच्छा F क्या है, फैराडे है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 96500। कैसे निकलता है, 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे रख दिया हमने, यानी जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, E बाई एफ। इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये। अब इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम क्या करेंगे, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जैसे कॉपर की बात करें Cu2 प्लस है तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 96500, Na प्लस है तो 1 ही लिखेंगे, एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो 3 इंटू 96500। तो बच्चों एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमने फ्राइडे का फर्स्ट और सेकेंड दोनों समझ लिया। सपोज अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप अपना फीडबैक देंगे, मैं कोशिश करूंगा इसको एक बार और क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम रहने देते हैं, ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।